साल 1962 चीन युद्ध की तैयारी में था। नेहरू विदेश गए थे, यूं ही नहीं मिली थी 1962 की हार। उस दौर के लोगों की गलतफहमियां 20 अक्टूबर 1962 को दूर हो गई। चीन भारत पर हमला कर चुका था। उसका इरादा लद्दाख में चिपचेप वैली और अरुणाचल प्रदेश में नामकाचू नदी से भी आगे के इलाकों पर कब्जा करने का था। अब हम बात करते हैं 1962 के दौर की। ये वो साल था जिसकी शुरुआत से ही चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया था। उस समय की जवाहरलाल नेहरू सरकार हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में डूबी हुई थी, लेकिन ये नशा 20 अक्टूबर के दिन सुबह 5 बजे तब चूर चूर हो गया जब चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर एक साथ हमला कर दिया। 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक चले इस युद्ध में भारत को हार मिली। भारत के 3,500 सैनिक शहीद हो गए। चीन ने भारत की करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। आज भी इसके एक बड़े हिस्से पर उसका कब्जा है। ये ज़मीन आकार में स्विट्ज़रलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है, अर्थात जितना बड़ा स्विट्ज़रलैंड है उतनी ज़मीन चाइना ने भारत से छीन ली 1962 में। साल 1962 की हार आज भी भारत की आत्मा पर एक बोझ है। असल में ये हार भारत की सेना की नहीं बल्कि भारत की सरकार की ये हार थी। साल 1962 में सितंबर और अक्टूबर के महीनों में चीन भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था। 8 सितंबर 1962 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉमनवेल्थ देशों के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने देश के बाहर चले गए। वो 2 अक्टूबर को भारत लौटे और फिर 12 अक्टूबर को श्रीलंका चले गए और वहाँ से 16 अक्टूबर को यानी कि युद्ध शुरू होने से सिर्फ 4 दिन पहले भारत वापस आए। उसी दौरान तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन भी 17 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की महासभा UNGC में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क चले गए थे। वो भी युद्ध शुरू होने से 20 दिन पहले यानी कि 30 सितंबर 1962 को भारत लौटे। यहाँ तक कि जब भारतीय सेना के उस समय के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजमोहन कौल भी कश्मीर में छुट्टियाँ मना रहे थे। वो युद्ध शुरू होने से 18 दिन पहले यानी कि 2 अक्टूबर को लौटे थे। यानी उस समय की सरकार और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं था कि चीन सीमा पर हो रही छोटी मोटी झड़प को एक बड़े युद्ध में बदलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन लोगों को सारी गलतफहमियां 20 अक्टूबर 1962 को दूर हो गई। चीन भारत पर हमला कर चुका था और इसका इरादा लद्दाख में चिपचेप वैली और अरुणाचल प्रदेश में नामकाचू नदी से भी आगे के इलाकों पर कब्जा करने को था। 24 अक्टूबर 1962 तक चीन भारत में 15 किलोमीटर अंदर तक आ चुका था। युद्ध शुरू होने के 2 से 3 दिन के अंदर ही चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक पहुंच गया और उस पर कब्जा भी कर लिया। उधर लद्दाख में इतने ही समय में चीन ने गलवान, पैंगोंग लेक और चुशुल जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया था। एक तरह से भारत से युद्ध असल में 4 साल पहले ही हार गया था। 1957 तक चीन एक तरह से अक्साई चीन पर कब्जा कर चुका था और भारत के लद्दाख का हिस्सा 1957 में चीन ने सिंजियांग को तिब्बत से जोड़ने वाली एक ऐसी सड़क बना ली थी जो अक्साई चीन से होकर गुजरती थी। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद अक्साई चीन पर चीन का दावा और मजबूत हो गया और उसने आकार में 38,000 वर्ग किलोमीटर बड़े ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस इलाके पर आधिकारिक रूप से कब्जा भी कर लिया। इस युद्ध के 4 महीने बाद पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में आने वाली सक्षम वैली को चीन को सौंप दिया जो आकार में 5,000 वर्ग किलोमीटर थी। इस तरह से कुल मिलाकर आज भी चीन का भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा है। 1962 में चीन ने लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और असम पर हमला किया था, लेकिन 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम का ऐलान किया और चीन की सेना अपने पहले वाली जगह से वापस लौट गई। उस समय भारत की सेना के पास संसाधनों की कमी थी। भारत के सैनिकों के पास ऊंचाई वाले दुर्गम इलाके में इतना भीषण युद्ध लड़ने की कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी। सैनिकों के पास ना तो ठंड रोकने वाली वर्दियां थी, न जूते थे, न ही फौज के पास आधुनिक हथियार थे। फिर भी भारतीय सैनिक चीन के साथ पूरी ताकत से लड़े और कई मोर्चों से चीन को पीछे हटना पड़ा।
लेकिन 2022 का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। आज भारत ने एलएसी पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और लद्दाख के साथ अरुणाचल प्रदेश में भी ज़बरदस्त तरीके से तैनाती बढ़ा दी है। ये 2022 का भारत है जो चीन की किसी भी चाल से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पिछले 1.5 साल में चीन ने कई बार भारत को धमकाया है कि वो 1962 को याद रखें। वाकई वो हार बेहद अपमानजनक थी, लेकिन अब ब्रह्मपुत्र में बहुत पानी बढ़ चुका है। 2022 में भारत की उन जगहों पर कैसी तैयारी है जहां चीन ने 1962 में आसानी से कब्जा कर लिया था। हमारी टीम अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गई ताकि जाना जा सके कि भारतीय सेना की तैनाती कितनी मजबूत है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा करता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दावा तवांग शहर पर है। तवांग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और इसकी दूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से केवल 20 किलोमीटर है। एरियल डिस्टेंस यानी हवा से दूरी केवल 7 किलोमीटर। इसीलिए यहाँ हवाई हमलों से सुरक्षा को चौकस किया गया है। भारत दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी खरीद चुका है, लेकिन लंबी सरहद पर छोटे हवाई हमलों से निपटने के लिए L-17 जैसी एयर डिफेंस गन पर्याप्त है। जैसे जैसे एलएसी की तरफ बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई, खराब मौसम असर दिखाने लगते हैं। एलएसी की तवांग से दूरी केवल 20 किलोमीटर है, लेकिन ऊंचाई का अंतर 5 से 6 हज़ार फीट है और यहाँ की बरसात और बर्फबारी इसे और मुश्किल बनाती है। कोहरा बहुत घना होता है और अक्सर विजिबिलिटी बहुत कम होती है। 1962 में ये सारी दूरियाँ पैदल तय की जाती थी और सामान ले जाने के लिए ज़्यादातर खच्चर काम में आते थे। आज तो सड़क आपको सीधा एलएसी तक पहुंचाती है। बुमला के पास ही सूबेदार जोगिंदर सिंह मेमोरियल है, जिन्होंने 23 अक्टूबर 1962 को 20 सैनिकों के साथ सैकड़ों चीनी सैनिकों के हमले को रोका था। चीन ने 20 अक्टूबर को नामका चू से हमला शुरू किया था और आसानी से आगे बढ़ता गया। कम तादाद, बिना तैयारी, बिना गोला बारूद और बिना रसद के साथ भारतीय सैनिकों ने अपने से कई गुना बड़ी चीनी सेना के संगीनों और चाकुओं तक से लड़ाई लड़ी। बुमला पर 23 अक्टूबर को हमला शुरू हुआ था और उसके बाद तो चीनी सेना तवांग जंग सेला होते हुए कुछ ही दिनों में बोमदिला तक पहुंच गई। ये भारतीय सैनिकों की नहीं, भारतीय नेतृत्व की हार थी। 5 अक्टूबर 1961 को भारत सरकार ने चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए 60 चौकियां बनाई, जो चीनी सैनिकों को रोकने के लिए थी। इसे फॉरवर्ड पॉलिसी का नाम दिया गया और पॉलिसी के तौर पर ये अच्छी भी थी, लेकिन ये चौकियां बहुत कमज़ोर थीं और चीनी सेना ने पहले हमले में ही ये चौकियां पूरी तरीके से ढह गई थी। आज एलएसी पर किसी भी चीनी हमले को रोकने के लिए बहुत मजबूत मोर्चाबंदी की गई है। ये इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटीज़ हर उस जगह पर है जहां से चीन का हमला होने की आशंका है। हमलों का सामना केवल बंकर से ही नहीं किया जाता, बल्कि एलएसी पर अगर दुश्मन आगे बढ़ता है तो उसके हर हमले को रोकने की तैयारी है, चाहे वो टैंक हो या बड़ी तादाद में पैदल सैनिक। एलएसी के पास सुरक्षित ठिकानों पर भारत की वो तोप भी तैनात है जिसने अपने आप को कारगिल की लड़ाई में साबित किया। यहाँ भी बोफोर्स की तैनाती है और बोफोर्स को पहाड़ों की लड़ाई का सबसे कारगर हथियार माना जाता है। यहाँ बोफोर्स में कुछ नए उपकरण भी जोड़े गए हैं ताकि दुश्मन पर बहुत तेज़ी से भारी गोलाबारी की जा सके। बोफोर्स को सड़क के रास्ते लाया जाता है, लेकिन अब भारतीय सेना में हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाई जाने वाली अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर भी शामिल हो चुकी है और यहाँ एलएसी पर उसकी तैनाती भी हो चुकी है। तो आप लोगों ने देखा कैसे भारतीय सेना ने 1962 की जंग लड़ी, कैसी नाकाम और निकम्मी सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहीं, विदेशों का भ्रमण करती रहीं और चाइना युद्ध की तैयारी करता रहा और फिर चाइना ने आसानी से युद्ध जीत लिया। और आज भी चाइना 1962 को याद दिलाता है कि भारत 1962 को ना भूले। ये भारत की सरकारों के लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपमानजनक शब्द है जिसको भारत बार बार चीन के मुंह से सुनता है। लेकिन आज 2022 का भारत है। अब हम चीन की हर एक गलतियों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर चीन हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम चीन को सबक सिखा सकते हैं। तो 1962 की जंग की सारी दास्तां आप लोगों ने देख ली। अब आपसे विनती करते हैं कि शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए और कमेंट बॉक्स में भारतीय फौज के लिए जय हिंद ज़रूर लिखिए।
मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।